नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटी हुई है। खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक धरातल पर उतरकर अस्पतालों का जायजा ले रही हैं और लापरवाही पर फटकार लगाते हुए कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकार है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली के लालगंज सीएचसी का सामने आया है, जहां के अधीक्षक राजेश गौतम की गुंडई का वीडियो सामने आया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक लालगंज सीएचसी में मरीज ई रिक्शा से इलाज के लिए आए थे। ई रिक्शा बाहर खड़ी थी, तभी सीएचसी अधीक्षक ने पहले बाहर खड़े ई रिक्शा के टायरों की हवा निकालना शुरू कर दिया और उनमें तोड़फोड़ की, फिर पलट दिया ई रिक्शा को। लेकिन इतने से भी जब सीएचसी अधीक्षक का मन नहीं भरा तो उन्होंने ई रिक्शा से आए मरीजों और ई रिक्शा चालकों को जमकर गालियां दी और पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो सीएचसी अधीक्षक ने अपने कारनामे पर पर्दा डालने के लिए एसडीएम लालगंज को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी कि ई रिक्शा के कारण वहां जाम की स्थिति पैदा हो रही थी, इससे मरीजों को परेशानी हो रही थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा भी था कि आखिर सीएचसी अधीक्षक को तोड़फोड़ करने के लिए ई रिक्शा का हवा निकालना, मरीजों और तीमारदारों से गाली गलौज करने का अधिकार किसने दिया? सवाल ये भी है कि क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठे इंसान को ऐसी हरकत शोभा देती है? और सवाल ये भी है कि क्या शासन की तरफ से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? तो ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीएचसी अधीक्षक तोड़फोड़ कर रहे हैं ई रिक्शे में और तीमारदारों को गाली भी दे रहे हैं, और इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने ई रिक्शा को पलट दिया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुद डिप्टी सीएम धरातल पे उतर के तमाम अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, के बाद एक एक्शन, अगर जो भी अस्पताल नियमानुसार नहीं चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे लिया जा रहा है एक्शन। लेकिन उसके बाद भी जब ये तस्वीरें निकल के सामने आती है, साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार के जो अधिकारी है वो किस तरीके से खुद ही सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को यहाँ पे किस तरीके से लाचार किया जा रहा है। रायबरेली से राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, किस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, इसके बाद क्या एक्शन लिया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सिटी, बता दें कि जिस तरह का मामला सामने आया है, ये पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर डॉक्टर बिल्कुल तानाशाह रवैये में पेश आए और जो ई रिक्शा से आए हुए मरीज थे उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज का मामला सामने आया। आपको बता दें कि उनके द्वारा साफ तौर पे ये बेतुका रवैया अपनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं वहां पर जो मरीज थे, तीमारदार थे और जो रिक्शा चालक थे, उनमें कहीं ना कहीं ये खौफनाक वारदात को देखकर आक्रोश पैदा हो रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे वारदात के बाद वहां के स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ है। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, उनके द्वारा मानवीय संवेदनाओं को प्रथम दृष्टया वरीयता देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार अपने
अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि सबसे पहले मानवता को ध्यान में रखते हुए मानवीय स्तर पे काम करने के अनेक प्रकार से दिशा निर्देश उनके द्वारा बीच बीच में दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से उनका जनता दरबार है, उससे लोगों को सीख लेनी चाहिए और अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए कि वो फरियादियों को ना उठाकर खुद उठकर फरियादियों तक चलते हैं और इस तरह के उनके द्वारा संदेश दिए जाते हैं। अनेक प्रकार से वो लोगों के बीच में जाकर एक मानवता की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कारनामा सीएचसी के राजेश गौतम जो वहां के प्रभारी हैं उनका सामने आया है, ये कहीं ना कहीं मानवता के विपरीत है और कहीं ना कहीं पूरे मामले के बाद जो स्वास्थ्य महकमा है वो एक बार सवाल के घेरे में फिर से खड़ा हो गया। आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे के, उनके हाथ पांव फूले और अभी तक पूरे मामले में किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि नवागंतुक जो अभी डीएम रायबरेली जिले की हर्षिता माथुर आई है, उन्होंने सर्वप्रथम जब रायबरेली जिले का पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर जो तीमारदार और मरीज थे उनसे जाकर मिली और वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो इस तरह से आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं अधिकारी सवाले के घेरे में आए हैं और उनके ऊपर जो जिस प्रकार की कार्रवाई तय की जाएगी, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है, उनके द्वारा लगातार ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया जाता है और कार्यवाहियां भी की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जो सीएचसी प्रभारी हैं, उनके द्वारा इस तरह से रिक्शे को पलट देना और बेतुके तरीके से लोगों से अभद्रता करना, गाली गलौज करना, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के परिवेश में कहीं ना कहीं एक गलत साबित हो रहा है और लोगों में तरह तरह की वार्ता हो रही है और लोग इसका कहीं ना कहीं माहौल भी उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी अनेक प्रकार से कमेंट आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही है। जी, कब का ये वीडियो है राजू? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कल का वीडियो है जो किसी तीमारदार के द्वारा बनाकर वायरल कर दिया गया है और वहां पर साफ तौर पे तस्वीरों में सुना जा सकता है कि किस तरह से डॉक्टर के द्वारा अभद्रता और गाली गलौज की गई है। जिस तरह से गाली गलौज का वारदात डॉक्टर के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो तीमारदार थे और जो वहां पर मरीज आए हुए थे उनमें कहीं ना कहीं ये खौफ भी पैदा हुआ था और वहां पर स्थानीय लोगों की माने तो इस तरह की वारदात पहले भी कई बार डॉक्टर के द्वारा अंजाम दिया जा चुका है। जिन मरीजों के साथ ये हरकत की जा रही है सीएचसी अधीक्षक की तरफ से, उनकी तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, बता दें जानकारी के अनुसार एसडीएम लालगंज के द्वारा इस पूरे मामले को अभी संज्ञान में लिया गया है और उनके द्वारा पूरे मामले की जब पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो सीएचसी अधीक्षक राजेश गौतम के द्वारा बताया गया है कि जो ई रिक्शा आते थे वो कहीं ना कहीं जाम लगाते थे, इस कारण उनको ये रवैया अपनाना पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह रवैये होने के बाद ये कहीं ना कहीं एक जो सरकार के द्वारा इस तरह राजू, ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई है, ये हरकत अधीक्षक की निंदनीय है और अब देखना होगा इस पे कार्रवाई होती है या सिर्फ पर्दा डाला जाता है इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाना है। ये हाई वोल्टेज मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 2 दशकों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस मैच को देखने के लिए भारत और पाकिस्तान के फैंस समेत पूरी दुनिया एक्साइटेड है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें नजर आ रही है जिसमें दर्शकों का जोश देखा जा सकता है। पहले तस्वीर कानपुर की है जहां मैच में जीत के लिए हवन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है जहां जीत के लिए मां गंगा की आरती की जा रही है। तीसरी तस्वीर नागपुर की है जहां भारतीय टीम को लोग चीयर कर रहे हैं। चौथी तस्वीर की बात की जाए तो मुंबई से सामने आ रही है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन की है। अहमदाबाद मैच के देखने के लिए रवाना होने से पहले लोगों ने टीम इंडिया को चीयर किया है। 5वीं तस्वीर शुभमन गिल के फैंस और उनके पोस्टर को लेकर किस तरीके से अहमदाबाद पहुंचे हैं उसकी है। 6ठी तस्वीर की बात की जाए तो सिंगर अरिजीत सिंह की है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। उत्कंठा के साथ भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैच को जो आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, वर्ल्ड कप की आज एक प्रकार से उद्घाटन भी हो जाएगा।
लोग उसको उत्साह के साथ पूरा एंथुजियाज्म के साथ अपेक्षा कर रहे हैं और मेरा तो पूरा विश्वास है आज भारत निश्चित जीतेगा। या मैं अमेरिका से आया हूँ, अटलांटा जॉर्जिया से आया हूँ मैं। ये मेरा मैं 30 साल से वर्ल्ड कप अटेंड करता हूँ। ये मेरा 10वें मैच है वर्ल्ड कप में, ये इंडिया पाकिस्तान का। कैसा लग रहा है? अब अमेरिका में भी क्रिकेट काफी नहीं, अभी हो रहा है T20 का लीग हुआ अभी तीन स्टेडियम में 3 स्टेट में। तो हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। होता 16 टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज और यूएस होस्ट कर रही है। देखते हैं क्या होता है। आज का मैच के लिए क्या मानते हैं? नहीं, इंडिया जीतनी चाहिए, ये होम फील्ड है। देखते हैं, 1,30,000 लोग आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है आज। एटमॉस्फेयर वेरी इलेक्ट्रीफाइंग। वेल, जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा। अभी तो पता नहीं चल रहा है, तो अर्ली फ्लाइट है। हम लोग तो ये तो 7 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, सभी वेन्यू में जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा लाइफ में 2011 में जब सेमीफाइनल हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, मैंने बहुत क्लोजली मिस किया था। आई वाज नॉट एबल टू गेट द टिकट्स, बट दिस टाइम आई एम हियर फॉर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। नॉट श्योर दिस माइट बी द लास्ट ODI वर्ल्ड कप, मे बी, सो आई डिडंट वांट टू मिस दिस चांस एंड या आई एम हियर and people are not talking about Shubman Gill. He's back. It's his home turf, not home turf, but yeah, home turf we can say. And his records over this place is impeccable. No one comes close. So yeah, he's the guy to watch out for. बहुत एक्साइटेड है। हम मुंबई से स्पेसिफिकली इस मैच के लिए आए हैं यहाँ पे, सब फ्रेंड एक साथ। तो इस मैच के लिए कल रात को नींद आई क्या? बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पूरी ट्रेन मुंबई से मैच के लिए ही आई थी। मुंबई अहमदाबाद आके पूरी ट्रेन खाली। We are here from Nagpur to support the Indian team. आज का क्या लग रहा है? आज कौन होगा हीरो? मैच का हीरो कौन होगा? आज का definitely Virat Kohli because he is always very special when he plays against Pakistan. He is unbeaten and they haven't found anything to beat Virat Kohli. He'll be the hero. Virat Kohli is the hero. आज फिर इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दूसरी फ्लाइट से लौटे लोगों का स्वागत किया। भारतीय नागरिकों ने इजरायल से वापस लाने के लिए भारत सरकार का आभार जताया। What do you have to say about the evacuation that has happened? It's good, and we thank Indian government that they have arranged this. Was your family worried when they heard about it? Yes, because of the Indian news, and they were a little bit worried. And They I think wanted you to come back. बहुत अच्छा मुहिम है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी मैं करता हूँ गवर्नमेंट को भी, और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी, और विदेश मंत्री हैं, और इजराइल एम्बेसी को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने उन्होंने शुरुआत किया। क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे फ्लाइट बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा पैनिक हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि वहाँ हम जा ना पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है जो करी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The operation Ajay has been launched by the government of India. How do you look at the initiative, sir? Yeah, it's very nice. Actually, it's wonderful, and we are very happy for the initiative. And many thanks to Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, Government of India. So, Jai Hind. Yeah, we are facilitating about 235 the passengers from Israel. Mostly they are students. About 135 students are there, and out of these, 2 citizens are infant, and mostly they are students and researchers, particularly in the field of the agri-tech. And only government of India is facilitating. We are providing these facilitations. Yeah, we will continue. Say there are about 18,000 Indian citizens are there working, mostly in the field of agri-tech, as I stated. And of which this is the second phase, and we are trying to evacuate. Facilitate to those who are willing to back. So we are helping them. Thank you. और मैनपुरी पुलिस लाइन में भी मिशन शक्ति फेज 4 के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में और सनातन परंपराओं में और भारत की पुरानी मान्यताओं में हमेशा महिला शक्ति को
जैवी रूप में माना गया है। और हम लोगों की परंपरा है कि चाहे वो हमें शक्ति की जरूरत हो, धन की जरूरत हो, बुद्धि विवेक की जरूरत हो, हमेशा देवी की पूजा करने का काम करते हैं। मिशन शक्ति अभियान का सार ये है, जिस तरीके से 14 से शुरुआत हुई है और लगातार चलने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता के लिए आज इस रैली का आयोजन पूरे प्रदेश में हर जिले में सरकार के निर्देश में करा जा रहा है। इसका आशय यह है कि महिलाओं में जागरूकता है, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और इसी में आपको भी पता होगा कि राजनीतिक रूप से भी इनको सशक्त बनाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा 128वां संविधान संशोधन करके 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी देने का काम महिलाओं को लिए किया गया है। यदि किसी भी क्षेत्र में ले लें तो आज चाहे वैज्ञानिक हो, रक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग में हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, या जो परिणाम विभिन्न आयोगों के बोर्डों के आते हैं और परिणामों में देखने को मिलता है तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इन महिला जब सशक्त होंगी तो ये मानता है कि हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र की एकता अखंडता सशक्त होगी और समाज में पूरा सम्मान महिलाओं को मिलने का सपना साकार हो सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन पर पहले से ही ईडी की तलवार लटक रही थी। बता दें कि बीजेपी ने याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि एक बार हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर जरूर जाना चाहिए। आपको बता दें कि ईडी पहले ही 5 बार समन भेज चुका है। सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेमंत सोरेन क्रिमिनल रिट याचिका सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से दलील आ जाने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब सभी समन की तारीख खत्म हो चुकी तब ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। इसके बाद सभी पक्षों से बात करने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले की पैरवी देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे, यानी झारखंड के सीएम हेमंत अब फंस गए। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया, बीजेपी की बाँछें खिल गईं। भाजपाई एक बार फिर से सियासी कॉलर ऊंचा किया और सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप की पुरानी गाथा सुनाना शुरू कर दिया। वैसे बीजेपी पहले ही भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहारी लगा चुकी है और अब तो कोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैकफुट पर और बीजेपी को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के सम्मन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तार सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं वो बंद कीजिए। ईडी के सम्मन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती, लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के सम्मन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। हेमंत के सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लगातार 5 बार ईडी सम्मन भेज चुका है।
मगर अब देखना दिलचस्प होगा हेमंत सोरेन क्या नया रास्ता अपनाते हैं और ईडी का अगला समन पर सीएम हेमंत सोरेन क्या पेश होते हैं या फिर नहीं। मगर सवाल ये भी कि ईडी से दूरी क्या है मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस को बदमाशों के पास से बाइक, 80,000 रुपए और 2 तमंचा बरामद किया गया। बता दें कि दोनों आरोपियों पर लूटपाट सहित कई मुकदमे दर्ज है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लग गई है, जिसके साथ ही बीजेपी की ओर से 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं में उपजे बवाल को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसके साथ ही संगठन को एकजुट रखने के लिए जिला मुख्यालय ऊपर प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की गई है। प्रबंधन कार्यशाला में भाग लेने के लिए बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग ने जिला कार्यालय में पहुंचे, जहां उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। टिकट वितरण में पार्टी में छोटे मोटे विरोध के स्वर होते रहते हैं। बिजनौर में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने काबू पाया आग पर। मामला नगीना देहात थाना क्षेत्र के बंदूकी द्वारी के शुगर मिल का है। यहाँ मिस्त्री के आए काम करें, मिस्त्री में वेल्डिंग का काम करें। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कल्याणपुरी मेन बाजार का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच में सड़क पर एक गुट की तरफ से बड़ी संख्या में आए लोगों ने घरों पर पथराव किया। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ लोग को निशाना बनाकर उस पर हमला कर दिया गया है। उनके हाथों में पत्थर और चाकू नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला कल्याणपुरी के 11 और 16 ब्लॉक के बीच का है। वहीं इस पूरे मामले में गुस्साए व्यापारी पुलिस अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए और मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के गणपति प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया है कि जयपुर के गणपति प्लाजा में करोड़ों का काला धन छिपा हुआ है, जिसकी जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि यहां करीब 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना मौजूद है। इन लॉकर में पेपर लीक के काले धन के साथ जल जीवन मिशन और DOIT डिपार्टमेंट से जुड़ा काला धन भी रखा गया है, जिसके साथ ही उन्होंने ईडी से जांच की मांग की। नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगरा, जहां नल जल योजना का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जल जीवन मिशन लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस योजना पर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। लोगों को योजना का लाभ देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, जिस कारण धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बात अगर आगरा की करें तो आगरा में योजना के कारण लोगों को घरों पर स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। फ्री में घर पर पानी मिलने के कारण अब लोगों को मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने के कारण लोग काफी खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। फायदा तो बहुत हो रहा है। हम बोतल सब बंद कर रखी है, इसी का पानी पी रहे हैं। गंगा जल आ रहा है, साफ आ रहा है। पेड़ों को भी फायदा है, हमको भी फायदा है, पैसे भी बचते हैं।
और क्या, बोतल लेते हैं फिल्टर का, वो तो पैसे तो बचते हैं। पहले गंदा पानी आता था जब नदी का आता था, अब गंदा जल आ रहा है, सुरक्षित आ रहा है। तो ये पानी से हमें ये लाभ मिल रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। काफी चीजों में बदलाव आ रहा है, हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित हो चल रहे हैं और हम भी सुरक्षित होकर चल रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों को स्वच्छ पेयजल घर पर मुहैया कराने के लिए तेजी से काम हो रहा है और बदलता उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।